हाय वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर जो हमने प्रीवियसली 7 स्टॉक डिस्कस किए उसके बाद के बचे हुए स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। 7 या 8 डिस्कस किए और 17-18 जो बचे हैं वो इस वीडियो में मैं सारे स्टॉक डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इसलिए हर एक स्टॉक की ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाके सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टॉक्स के डिस्कस करेंगे, सिर्फ उनका नाम लूँगा। तो लास्ट स्टॉक हमारा CGCL डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और सिंपल बिजनेस है, दवाइयाँ बना के बेचना। नेट प्रॉफिट से अगर शॉर्ट करें तो 5th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जयदूस लाइफ साइंसेज और ल्यूपिन के बाद में ल्यूपिन, और इसका लगभग सिमिलर सा नेट प्रॉफिट है और सिमिलर ही 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और इसकी ROC ही और ROE देखें तो जो बाकी की 4-5 टॉप कंपनी है उनके सिमिलर ही है लगभग। और अगर ऑल टाइम हाई से देखें कौन सा स्टॉक कितना डाउन है, तो लगभग टॉप के 5 स्टॉक में सबसे ज़्यादा डाउन यही है, सिप्ला स्टॉक। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है और कोई हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है कि अचानक से इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ये क्योंकि लार्ज साइज की कंपनी है तो एक फिक्स्ड रेट से ग्रो करती हैं। और आखिरी इसका लास्ट ईयर में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है कंपनी का, जिसके चलते इसका नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। और उसके चलते ही इस स्टॉक में अगर देखें इसके शेयर चार्ट तो उसी कारण से इसका ऑल टाइम हाई से लगभग जो जिस टाइम ओवरऑल मार्केट गिरना चालू हुआ था उसी टाइम ये भी सितंबर 2024 के आसपास गिरना स्टार्ट हुआ था। और अभी लगभग आखिरी 1.5 साल में 27-28% डाउन है। और अगर देखें तो प्रीवियसली 3.5-4 साल पहले भी लगभग सेम ही रेट पे ट्रेड हो रहा था। तो इतने लार्ज साइज की कंपनी जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट या फिर मार्केट लीडर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वो इतनी गिर गई है, काफ़ी है। और इसका ऑल टाइम हाई जाने तक का अगर पोटेंशियल देखें तो 39-40% के आसपास का है। और कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, या तो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं या फिर जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं उनको कंपनी लगातार एक्वायर करती जा रही है। वो सब आप इसकी लेटेस्ट PPTs में देख सकते हैं। 3-4 साल से भले ही जो सेल्स है आखिरी 3 साल में वो तो ग्रो करी है, बट उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करी जितना उससे पहले करती थी पास्ट में। बट वो सेम इसके स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, जो कि खुद भी 3-4 साल से नहीं बढ़ा है। बट 23 से अभी तक अगर देखें तो टोटल कैपेसिटी देखें तो 10,000 करोड़ से लगभग 12-12,500 करोड़ के आसपास तक इस सेम टाइम पीरियड में कैपेसिटी बढ़ी है। तो या तो इन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर किया है, अपने खुद ही ऑर्गेनिकली एक्सपेंड करे हैं। कंपनी डेटलेस कंपनी है ऑलमोस्ट, और अपने पैसे पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा जनरेट करती है। 3 साल का ROC भी 20 से ज़्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी 3 के आसपास आ गया, जो कि बहुत ठीक है। अगर इसका हिस्टोरिकल पी रेशियो देखें तो आखिरी 5 सालों में 28 का मीडियन पी रहता था और अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आखिरी 5 साल में 20 के पी पर आ चुका है। अगर 10 साल का देखें तो जितना लोएस्ट पी इसका मार्च 20 में कोविड के फॉल के टाइम आया था, अभी उतने ही लो पे ट्रेड हो रही है। और सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये भी लोएस्ट साइड पर ही है। आखिरी 5 साल का देखें तो लोएस्ट पर ट्रेड हो रही है अभी। इन्वेस्टर सेक्शंस में देखें तो कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में एज इट इज़ है, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी एज इट इज़ ही है, लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं और आज नहीं तो कल ये अपने फिर से नए ऑल टाइम हाई जाएगा ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़, जो कि EMS स्पेस में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसका अगर बिजनेस सेगमेंट देखें ठीक से तो एक तो ये मोबाइल बनाता है अपने क्लाइंट्स के लिए, उसके साथ साथ इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स IT हार्डवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, हेयरेबल्स, वेयरेबल्स, और इन सब कंपनीज़ के लिए मोटोरोला, Xiaomi, ओप्पो एटसेट्रा के लिए फ़ोन बनाता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। उसके अलावा ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, LED टीवी, फ्रिज, वो सब भी मैन्युफैक्चर करता है। होम अप्लायंसेज, लाइटिंग प्रोडक्ट्स जिसमें कि LED बल्ब वगैरह आते हैं। तो ये सिंपली इसकी अगर एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो 1 साल में लगभग 6 करोड़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। 65 लैक्स LED टीवी, 12 लाख रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन लगभग 30 लाख, LED लैम्प्स, LED बटन डाउनलाइट्स। तो ये काफ़ी हाई ग्रोइंग सेक्टर है और ये उस सेक्टर की लीडर है, अपने सेक्टर में सबसे
ज़्यादा मार्केट शेयर रखने वाली और सबसे फास्ट तरीके से ग्रो करने वाली, जो कि अगर देखें तो 10-11 साल में लगभग 1,000 करोड़ की सेल से 48,000 करोड़ की सेल्स पे पहुंच चुकी है, और आखिरी 3 साल में भी 4 गुना सेल हो चुकी है, आखिरी 2 साल में भी 3 गुना सेल्स हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की PLI स्कीम है EMS स्पेस में, उसका भी बेनिफिट मिलता है इनको, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। और वो 5 साल की जो PLI स्कीम थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की उस पे है, बट जिसके कि पूरे पूरे चांसेस है कि फिर से PLI 2.0 भी आए EMS स्पेस में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। कंपनी के पास डेट 0.34 के आसपास है, और ROC देखे तो बहुत ही बेहतरीन है, 40, और 3 साल का लगभग 31.1। और बैलेंस शीट में इसकी कैपेसिटी देखें तो आखिरी 2 साल में डबल से भी ज़्यादा इसके फिक्स्ड एसेट्स हो चुके हैं। और इन्वेस्टर सेक्शंस में देखें तो ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग हेड्स के पास एज इट इज़ है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में पब्लिक के पास थोड़ी 1-2% के आसपास बढ़ी है, बट जो कि ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इसके अगर शेयर चार्ट देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, अभी स्टॉक हाल फिलहाल में जब से मार्केट गिरना चालू हुआ था सितंबर 2024 में, उसके बाद भी बढ़ता रहा इसका शेयर, और फिर दिसंबर 24 से नीचे गिरा, लगभग अभी आखिरी 1-1.5 साल में 40% डाउन आ चुका है। और काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो चुके हैं अब इस कंपनी को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि 1-2 इसके जो क्लाइंट्स हैं मोटरोला वगैरह वो इससे छिन चुके हैं। बट जो लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं अपने सेक्टर की, वो हर चीज़ का कहीं ना कहीं प्लानिंग करके या फिर सॉल्यूशंस उनके पास रहता है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी ये बाकी जो सिमिलर सेगमेंट्स हैं उनमें भी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो बियरिश सेंटिमेंट्स हैं वो तभी तक है जब स्टॉक प्राइस नीचे आया, जैसे ये फिर से चलना स्टार्ट होगा तो फिर से लोगों के बुलिश सेंटिमेंट्स हो जाएंगे। और अभी ये जिस टाइम पे 2 साल पहले की वैल्यूएशंस लोग इसको देने के लिए रेडी थे, जून 24 के आसपास, जिस टाइम पे इसका सेल्स इसकी लगभग 18,000 की थी, अभी उससे 3 टाइम्स के आसपास हो चुकी है, और प्रॉफिट देखें तो 4.5 टाइम्स के आसपास आ चुका है। तो 2 साल पहले भी लोग इतनी सेल्स और इतने प्रॉफिट पे इसको 68,000 की मार्केट कैप दे रहे थे, और अभी जब इतनी फास्ट तरीके से ग्रो करी है तो अभी भी उतनी ही वैल्यूएशन दे रहे हैं। 3 साल में अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक CAGR तीनों पैरेलली मूव करी है, 54, 60, 56, तो इसमें तो कोई गैप नहीं है। बट अगर 5 साल की इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो 55% से सेल्स, 45% से प्रॉफिट ग्रोथ, तो स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किया 5 साल में जिस हिसाब से इसने ग्रोथ दिखाई है। और इसके अगर PPT में जाएं तो PPT में तो कुछ खास इसकी रहता नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही मिलेंगे आपको, और ब्रेकअप मिलेगा कि कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, जो कि हमने देखा। तो ये हमारा 10th स्टॉक था आई गैस। तो उसके बाद हमारा 11th स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जिसका कि बिजनेस है NBFC का, जो कि लोन देती है और इंटरेस्ट से पैसा कमाती है। इससे पहले हमने सेम सेक्टर की एक और कंपनी डिस्कस करी, CGCL। तो ये मोस्टली जो है NBFC स्मॉल बिजनेसेस को लोन देती है ये भी, और सिक्योर टाइप के लोन्स भी देती है काफ़ी। इसके कस्टमर देखें तो 5 स्टार टारगेट कस्टमर्स, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स, छोटे सिटीज़ को ये टारगेट करती है। और यहाँ पे इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंस, टिकट साइज़, छोटे छोटे साइज़ के लोन देती है। तो मोस्टली जो इनके 99% लोन्स हैं वो 15 लाख के अंदर ही होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा 5 लाख के अंदर के ही लोन्स देती है। तो काफ़ी छोटे छोटे लोन्स देती है, तो वो कम रिस्की माने जाते हैं। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे तो बेसिकली लोन्स देके पैसा कमाती है। और इसके पास जो डेट टू इक्विटी है वो देखें तो बाकी NBFC के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, 1.23 है। और स्टॉक का P देखें तो 12 के आसपास आ चुका है अभी, और एक टाइम पे तो ये भी सिंगल डिजिट P में पहुंच गया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी डिस्कस किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और सिमिलरली इसका प्राइस टू बुक देखें तो वो भी लोवेस्ट साइड पे आ चुकी थी, सिर्फ 1.5 के P पर पहुंच गया था, अभी तो फिर से 2 के आसपास आ चुका है। तो इस तरीके की हाई ग्रोथ कंपनी जो कि 7-8 साल में 86 करोड़ के रेवेन्यू से 3,000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच चुकी है, हर साल लगातार अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। आखिरी 3 साल में भी डबल हो चुकी है, 2 साल में 50% बढ़ चुकी है, आखिरी 4 साल में भी लगभग 2.5 गुना हो चुकी है। तो इस तरीके की हाई ग्रोइंग कंपनी में इतनी कम बुक वैल्यू और P होना, जस्ट बिकॉज कि इसके जो आखिरी क्वार्टर में, आखिरी 2-3 क्वार्टर में थोड़े से इसके NPA बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो चुके हैं। बट
कहीं ना कहीं हमको समझना होगा कि जिस तरीके का ये बिजनेस है तो हो सकता है कई बार ईएमआई जो होती हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जिसके चलते लोन बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही लोन बैड लोन हो गए, कई बार ईएमआई लेट भी हो जाती हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आती हैं तो इन सब कंपनीज़ के पास जैसे तैसे करके अपने पैसा निकालने की टेक्निक्स आती हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 क्वार्टर में या फिर इसी क्वार्टर में देखते हैं कि इनके ग्रोस एनपी और नेट एनपी कैसे रहते हैं। तो फिलहाल तो मैं इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो 30+ से हुई है ग्रोथ, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है। बट स्टॉक प्राइस सेम पीरियड में -5% से CAGR बेसिस पे गिरा है, जो कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैं इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इन्वेस्टर सेक्शंस में देखेंगे तो पूरी की पूरी कंपनी लगभग 50% से ज़्यादा एफआईज के पास है। उसके बाद प्रोमोटर्स के पास 18%, डीआईज के पास आखिरी क्वार्टर में भी 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो 9.5 से 12 फिर 14 लगातार बढ़ रही है। और पब्लिक के पास से ये स्टॉक कम तो नहीं हो रहा है बट ज़्यादा कुछ खास बढ़ भी नहीं रहा है, सिर्फ आखिरी 1-2 क्वार्टर में 10 से 13% के आसपास हुआ है। बट उसमें भी कितने स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड्स में गया है, फिर वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गया है, वो कहना मुश्किल है। बट आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस कंपनी। इसकी अगर पीपीटी भी देखें तो अगर इसका ब्रेकअप देखें कि कितने कंपनी के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है 100% सिक्योर्ड लोन बुक। तो कहीं ना कहीं जो लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं उसको भी इजीली मेरे हिसाब से रिकवर किया जा सकता है। और ये जो लैंडिंग का बिजनेस है स्पेशली टू स्मॉल साइज कस्टमर्स और एमएसएमईज, ये इंडिया में अभी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। ये बिज़नेस आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करेगा और कभी 13,000 करोड़ की मार्केट कैप आने वाले 10-15 साल में 1,30,000 करोड़ की हो जाएगी। देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है हेवेल्स, जो कि सबको पता है वो भी अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही कंपोनेंट्स बनाती है कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली, एंड प्रोडक्ट बनाती है। इसके अगर प्रोडक्ट सेगमेंट में देखें तो केबल्स में भी है ये, 32% रेवेन्यू सेगमेंट केबल से आता है। उसके बाद लोएड्स ब्रांड है इनका, जो कि एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न सेल करता है, उससे 24% का रेवेन्यू। बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से 18% का, जिसमें फैंस, अप्लायंसेस और वाटर हीटर्स वगैरह आते हैं। बाकी जो अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, स्विच गियर्स वगैरह, 11% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। लाइटिंग वगैरह से, एलईडी वगैरह से 8% और बाकी से 7%। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है, जैसे जैसे इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ेगी। और हैवेल्स इंडिया एक ब्रांड है, लोग जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है सबका। कंपनी की मार्केट कैप 80,000 करोड़ की है। और इससे पहले 5 स्टार कैपिटल का चार्ट देखना तो भूल ही गए। 5 स्टार बिजनेस का अगर चार्ट देखें तो 5 स्टार बिजनेस तो अपने ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे चल ही रहा है, अभी 62% जाके नीचे आया है। अभी भी 52% ऑल टाइम हाई से डाउन है। आईपीओ प्राइस पे ही सेम ट्रेड हो रहा है, जो कि 3 साल पहले आया था। तो ऑल टाइम हाई जाने तक इसका 100% का पोटेंशियल है, पैसा डबल करने वाला स्टॉक है ये। इसके बाद हेवल्स का स्टॉक चार्ट बाद में देखेंगे, पहले इसके नंबर्स देखें अगर तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है, क्योंकि तो उतने फास्ट तरीके से ये ग्रो नहीं होगा कि हर 2-3 साल में सेल्स डबल हो गई हैं। बट फिर भी आने पिछले 4 सालों में देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी सेल्स बढ़ी हैं, बीइंग अ लीडर विच इज़ वेरी टफ। और फिलहाल ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है। स्टॉक प्राइस को देखें तो आखिरी 5 साल में और 3 साल में अंडर परफॉर्म करा है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों को ही लेके। बैलेंस शीट देखें कंपनी की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खुद का पैसा ही है सिर्फ, डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और लगातार आखिरी 2-3 साल में भी अपनी फिक्स्ड एसेट बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ रही है और कंपनी अच्छा खासा पैसा जनरेट करती है। आरओसी बहुत ही हाई है, डेट नेग्लिजिबल जो कि देखा, प्लेजिंग परसेंटेज कुछ नहीं है। और शेयर चार्ट देखें तो पी रेशियो 5 साल में 70 का एवरेज पी होता था, एक टाइम पे 92-93 और अभी एकदम लोवेस्ट चल रहा है, 52 के पी पर आ चुकी है। और बुक वैल्यू जनरली ब्रांडेड कंपनीज़ की काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ब्रांड ही इनका
काफ़ी सारी वैल्यू रखता है, तो बुक वैल्यू इसकी लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू 10 पे चल रही है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू खुद से कंपेयर करें इसका सेल्फ से, तो 5 साल में लोवेस्ट पर है, और 10 साल में देखें तो भी लोअर साइड पर ही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी आज की डेट में काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और प्रोमोटर्स एफ आई डी आईज की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है। एफ आईज ने सेल कराया, बट वो सारा डी आईज ने एब्जॉर्ब किया है। पब्लिक के पास पहले से ही कम है, ये लगभग 6-7% ही हमेशा रहा है, और अभी भी 6 के अंदर ही पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसका अगर शेयर चार्ट देखें तो फरवरी 21-24 के आसपास, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले जिस प्राइस पर था, यानी कि जब 10,000 की सेल्स पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आता था, अभी सेल्स डबल हो गई है और नेट प्रॉफिट 50% से बढ़ गया है। उस टाइम भी 80,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, आज भी 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उस टाइम पे 3200 के फिक्स्ड एसेट थे और अभी 4600 के, यानी कि लगभग 50% बढ़ चुके हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई जाने पे का पोटेंशियल है इसके अंदर, जो कि 62% के आसपास है करंट मार्केट प्राइस से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और हाउसिंग लोन्स देती है। इससे पहले सेम सेगमेंट में हम लोग एप्टस हाउसिंग फाइनेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरी हाई ग्रोथ कंपनी जो है मेरे हिसाब से इस सेक्टर की, वो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। इसके पीयर सेक्शन में जाएंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से ये लगभग 11वें नंबर पे आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका काफ़ी ज़्यादा है बाकी सब कंपनीज से, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की कंपनीज है जो कि सबसे फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है। और इसका रिकॉर्ड है आखिरी 5-7 सालों में इसने 30% प्लस से अपनी सेल्स बढ़ाई है लगातार। 5 साल का देखें तो 38% से सेल्स ग्रोथ करी है। 3 ईयर में भी सेम। तो ये 30+ CAGR बेसिस पे ग्रोथ करने वाली कंपनी है। 3 साल में ट्रिपल सिमिलर तरीके से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। डेट भी अगर देखें तो बीइंग अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी काफ़ी कम डेट है इसके पास, तो इसके पास पोटेंशियल है अपनी डेट और बढ़ा के और एग्रेसिव तरीके से लोन्स देना। ROE भी इसका काफ़ी अच्छा है, सबसे हाईएस्ट हमने देखा था एप्टस हाउसिंग फाइनेंस का है। अगर इसका देखें तो इसका भी 6th नंबर पर रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के। अगर NPA देखें तो आखिरी एक क्वार्टर में इसके NPA काफ़ी बड़े हैं और मार्केट भी बियरिश था, तो इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस पर भी प्रेशर आया। अगर इसका स्टॉक प्राइस देखें तो लिस्टिंग के बाद से ये 90% का प्रॉफिट दिया 1.5 साल के अंदर, और अभी ये आखिरी 1 साल से नीचे जा रहा है और अभी 20% डाउन है ऑल टाइम हाई से। और ऑल टाइम हाई जाने में लगभग अभी भी इसमें 25-26% की दूरी है, जबकि प्रॉफिट सेल्स अभी भी इसका ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। और इन्वेस्टर सेक्शन में जाएं तो प्रोमोटर्स में अभी भी मेनली इसके जो प्रोमोटर में होल्डिंग है वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हो सकता है वो एप्टस हाउसिंग फाइनेंस की तरह प्राइवेट इक्विटी प्लेयर अपनी शेयर होल्डिंग दूसरे बिग हाउसेस को सेल करे, तो उसका प्रेशर स्टॉक में देखा जा सकता है। बट ये एक अच्छी कंपनी है और ऐसी कंपनीज में मोस्टली सिक्योर लोन्स ही दिए जाते हैं, या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो हाउस वहाँ पे गिरवी होता है। तो भले ही इसमें NPAs वगैरह आए तो कहीं ना कहीं उसको रिकवरी करने के पूरे चांसेस होते हैं। और इंडिया में तो अभी हाउसिंग सेक्टर बूम करने वाला है, तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भी बूम करेगा ही करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद का घर बनाने का बिना लोन लिए पोटेंशियल हो, तो मोस्टली लोग EMI ही लेते हैं। सो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस सेक्टर एज वेल एज ऑन दिस कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है 14th स्टॉक हमारा है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स जो कि पेंट सेक्टर की कंपनी है। अगर पेंट सेक्टर में जाएं तो काफ़ी कम ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं इंडिया में, या फिर ओवरऑल पेंट में काफ़ी कम कंपनीज ही हैं। टोटल एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स, कंसाइन एरोलैक्स, JSW, ड्यूलक्स, इंडिगो पेंट्स, उसके बाद सिरका पेंट्स, शालीमार पेंट्स। ये तो काफ़ी स्मॉल साइज़ की कंपनी है जिनका नेग्लिजिबल सा या फिर नेगेटिव में नेट प्रॉफिट है। तो इंडिगो पेंट्स सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की कंपनी है अपने सेक्टर में। अगर इसके नंबर्स देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आखिरी 2-4 साल में सारी ही पेंट कंपनीज जो कि हमने इससे पहले सेम ग्रुप की कंपनी एशियन पेंट्स को डिस्कस किया, उसके भी नंबर सेल्स में देखेंगे तो कुछ खास इजाफा नहीं हुआ आखिरी 2-4 साल में। सिमिलरली ही इसका भी सेल्स वगैरह नहीं बढ़ी, क्योंकि पूरा ही पेंट सेक्टर में कंपटीशन और स्लो डाउन है।
बट फिर भी कंपनी ने अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट है और सेल्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई है, उसको कम नहीं होने दिया है। और इतने फियर्स कंपटीशन के बाद भी, और बैलेंस शीट में अगर देखें तो 3 साल पहले जो 250 करोड़ के एसेट्स थे फिर वो 550 करोड़ के आसपास हो गए, और अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 540 के बाद नीचे अगर देखें तो करंट वर्क इन प्रोग्रेस 219। तो कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है क्योंकि इस सेक्टर में आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड है। और ये स्टॉक ऑलरेडी जो इसकी स्टैग्नेंट ग्रोथ हुई है आखिरी कुछ सालों में 12-20% के आसपास, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो आखिरी 2-3 साल में डबल के आसपास सेल हो चुकी थी। तो सेम ही एक्सपेक्टेशन फिर लोगों को इससे हो गई थी, जिसके चलते इसका जो स्टॉक प्राइस सीजेआर आखिरी 3 साल में और 5 साल में नेगेटिव ही परफॉर्म किया है। क्योंकि जब बियरिश सेंटिमेंट्स होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये स्टॉक भी मेरे हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और लगातार इस सेम टाइम पीरियड में इसमें डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक की ओवरऑल कम ही हुई है। इसका शेयर प्राइस देखें अगर इंडिगो प्राइम्स, ये अपने ऑल टाइम लगभग अपने ऑल टाइम लो पर ही चल रहा है ये भी। इसको अगर हम देखें तो आईपीओ प्राइस से लगातार ही नीचे आ रहा है, और मार्च 2023 के आसपास लिस्टिंग के लगभग 2 साल के अंदर अंदर ही 68% के आसपास डाउन था, और उसके बाद ऊपर नीचे होते हुए अभी इस करंट फॉल में तो इसने काफ़ी ये लो भी ब्रेक कर दिया था, और अभी आखिरी 3 साल से फिर से -15% में ही है। तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है 2021 से अभी 2026, 5 साल हो गए इस स्टॉक को, 73% डाउन है। तो जैसे ही पेंट सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो ये कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेगी। और क्योंकि इस सेक्टर में भले ही हमें लगता हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, तो अगर कल को कोई कंपनी इसको एक्वायर भी करती है तो वो भी कहीं ना कहीं इसको एक अच्छी खासी वैल्यूएशन देने के मजबूरी करेगा। मतलब इसकी वैल्यूएशन उस केस में तो बढ़ेगी ही, क्योंकि जो लीडिंग कंपनीज हैं उनका पी वगैरह काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होती हैं। वो अभी भी अगर इस फॉल में देखेंगे तो बर्गर पेंट्स, एशियन पेंट्स 50+ पी के पे चल रही है, जबकि ये 26 के पी पर आ चुकी है। तो इस स्टॉक में इजीली डबल होने का पोटेंशियल तो है, सिर्फ 4,000 करोड़ की मार्केट कैप रह चुकी है। तो ये था हमारा कौन सा 14th स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक है आईटीसी, जो कि एफएमसीजी कंपनी है। मेनली तो सिगरेट का बिजनेस है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और पेपर वगैरह सेल करती है कंपनी। सिगरेट में लीडिंग कंपनी है, मोस्ट ऑफ दी जो सिगरेट बिकती हैं पूरे इंडिया में सब इन्हीं की होती है। और ये काफ़ी हाई डिविडेंड गिवन कंपनी भी है, लगभग 4-5% का इसका डिविडेंड आता है। डेटलेस कंपनी है और इतना अच्छा पैसा जनरेट करती है अपने पैसे पे, 35-36-7% के आसपास का इसका आरओसी है। और अभी स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई है इसमें अगर देखें तो, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना अनाउंस किया था सिगरेट वगैरह पे। तो उसके अनाउंसमेंट के बाद ही उससे पहले 400 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा था, और सीधा वो जो स्टॉक बढ़ने का वो है सारा इसके प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है, और 400 से लगभग 314 के आसपास, और अभी 300 के भी नीचे आ चुका था। तो लगभग 30-35% ये नीचे आ गया। पी रेशियो अगर इसका कंपेयर करें तो 5 साल के लोवेस्ट साइड के पी पर आ चुका है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो काफ़ी हाई तरीके से ग्रो करेगा। सेम हम इसकी सेल्स में देख भी रहे हैं, बट ये बहुत ही हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लगभग देखो तो 35,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इसका करंट ईयर में। तो ये इंडिया में टॉप 10-15 कंपनीज में आती है प्रॉफिट मेकिंग में। और इसका भी अब कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइस है वो इसकी जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 7 और 9% की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल चुका है। तो ऐसी ही केस में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी इसका 3 साल का अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, -7 पे आ चुका है। तो इसमें ऊपर जाने का पोटेंशियल तो है ही है, साथ ही साथ इस कंपनी से डिविडेंड भी मिलता है फिक्स्ड। और बैलेंस शीट में देखें तो कुछ खास कंपनी एसेट बढ़ा रही है, तो मोस्टली इस कंपनी में ज़्यादा कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट लगातार ये प्रॉफिट कैश फ्लो मेकिंग कंपनी है, जो कहीं ना कहीं अपने बाकी सेक्टर है उन पे उनका मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करती है सिगरेट से अलावा। रिसेंटली इन्होंने अपना आईटीसी होटल्स भी लिस्ट किया था। तो इसका शेयर चार्ट देखें अगर, आईटीसी लिमिटेड, तो ये भी अभी 2017 के स्टॉक प्राइस पर आ चुका है। तो ऑल टाइम हाई जाने तक 65% का पोटेंशियल है। और ये जो अनाउंसमेंट से पहले का प्राइस है इसका जिस पे ट्रेड हो रहा था 400 के आसपास का,
वहाँ तक जाने में भी इसमें लगभग 35% का पोटेंशियल है, और उसके साथ साथ 5% का डिविडेंड यील्ड पाने की अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारा कौन सा 15th स्टॉक था। उसके बाद 16th हमारा स्टॉक है जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके बारे में भी सब जानते हैं। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और फिलहाल इसका स्टॉक प्राइस तो काफ़ी हाई लग रहा है, बट बुक वैल्यू के आसपास है। 96 का पी, काफ़ी हाई। नंबर्स देखें तो ROC ROE जो जनरेट करती है काफ़ी बेकार दिख रहे हैं, बट क्योंकि ये अभी ग्रोइंग फेस में कंपनी है, इसके अगर PPT में जाए तो किस किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है आज की डेट में, तो इनका जो प्लान है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे दिया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये एक तरीके से जिस हिसाब से बजाज फिनसर्व जिस टाइप की कंपनी है और उसकी अलग अलग सब्सिडरीज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उस तरीके की कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। और इसकी सब्सिडरी क्या क्या है, जियो क्रेडिट लिमिटेड जो कि एक NBFC है, जो कि NBFC लोन देगी। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर में जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, पेमेंट एग्रीगेटर। जियो पेमेंट्स बैंक जो कि पेमेंट्स बैंक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, ये पता नहीं किस चीज़ की है। जियो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का बिजनेस में है। जियो, बाकी जियो लीजिंग सर्विसेज, और इन्होंने अपना AMC भी लॉन्च किया है जिसमें इनकी 50% की हिस्सेदारी है ब्लैक रॉक के साथ, जियो ब्लैक रॉक। फिर ये सारे वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस है जिनमें इनकी 50% की हिस्सेदारी है। बाकी ये एलियंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड, ये री इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन सारे सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है, और फिलहाल ये ऐसी कंपनी है जब भी इसको पैसे की नीड होती है तो अपनी पेरेंट कंपनी जो कि जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उससे ये पैसा उठाते हैं। अगर रिसेंटली सर्च करें जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, जैसे इस कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ी अपने एक्सपेंशन में, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ रेजिंग 15,800 यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रेज कर रही है ये प्रेफरेंशियल इशू से, जिसमें कि लगभग 50 करोड़ वारंट इशू होंगे। और उसमें जो प्रोमोटर ग्रुप है इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज ही, वही 316 के प्राइस पर इन वारंट्स को खरीदेगी। 25% उसकी पेमेंट अभी होगी जो कि हो चुकी है लास्ट ईयर, और 1.5 साल के अंदर अंदर अगर 75% पैसा देके यानी कि टोटल 16,000 करोड़ देके इस कंपनी में उनकी 50 करोड़ शेयर्स और हो जाएंगे, यानी कि और हिस्सेदारी बढ़ जाएगी प्रोमोटर की इसमें 47 से बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल देखें तो 635 करोड़ है, तो इसमें 50 करोड़ शेयर अगर और जोड़ दें जो कि प्रोमोटर ग्रुप के हो जाएंगे, तो उससे प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ जाएगी और उससे कंपनी के पास 16,000 करोड़ और आएगा, जो कि ये अलग अलग सेक्टर में सेगमेंट में जो इसके बिजनेस सेगमेंट हैं उसमें अपना पोटेंशियल, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का जो प्लान कर रहा है उसमें हेल्प करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी के पास पैसे का कमी नहीं है, और जिस सेक्टर में घुसे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फिलहाल की डेट में। अगर बजाज फिनसर्व की भी देखें कितनी मार्केट कैप है आज की डेट में, बजाज फिनसर्व लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो उससे अभी हाफ पे ही है। और ऐसा नहीं है कि बजाज फिनसर्व की ही ये मार्केट कैप काफ़ी हाई साइड पर है, तो ये भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही। 3 साल में अगर देखें तो बजाज फिनसर्व भी कुछ खास ग्रो नहीं किया है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 3 साल में लगभग 11% CAGR पर ही बढ़ा है, जबकि सेल्स और प्रॉफिट 25% से ग्रो करी है और आने वाले टाइम में भी ग्रो करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फिलहाल अगर इसका शेयर प्राइस देखें तो मेरे हिसाब से ये भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी, करंट मार्केट प्राइस पे काफ़ी अंडर वैल्यूड है। काफ़ी स्लो लोड हो रहा है, 1 मिनट। तो इसका शेयर देखें अगर जियो फाइनेंस का, तो जिस लिस्टिंग प्राइस पे लिस्ट हुआ था, जिस प्राइस पे लगभग उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है, सिमिलर उसी प्राइस पर ही है, लगभग 12-13% के आसपास नीचे है, और यहाँ से लगभग 62% ऊपर जाके नीचे आया था। तो अभी फिर से ये अगर एक रेंज में भी देखें तो एक रेंज के लोअर साइड पर ये ट्रेड हो रहा है। इस रेक्टेंगुलर पैटर्न के अगर देखें तो लोवेस्ट साइड पर ये ट्रेड हो रहा है लगभग 241 पे, और 335 तक भी अगर जाए यहाँ से तो भी लगभग 40% का टारगेट पोटेंशियल है, और 40% यहाँ से बढ़े तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इसकी हो जाएगी। तो ये हमारा 16th स्टॉक था। इसके बाद के जो 9 स्टॉक्स हैं वो हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है इन स्टॉक्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको थर्ड वीडियो चाहिए तो आप
उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बाकी के 9 स्टॉक्स भी डिस्कस करूँगा अपनी लास्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।